नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग क्लास 10th फिजिक्स से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर अभी क्रैश कोर्स चालू हो गया है जो कल से चालू हुआ है। कल के वीडियो मैंने आपको केमिस्ट्री से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताया था और आज के वीडियो में आप देखेंगे फिजिक्स से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देते हैं तो आपका डिवीज़न फर्स्ट रखा हुआ है। अतः आप विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव देखें और जो भी क्रैश कोर्स का क्लास आता है उसको नियमित रूप से देखिए और सारे प्रश्नों को लिखते जाइए और याद करते जाइए। इसके बाद ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो VVI होगा और गेस क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज फिजिक्स से 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने प्रश्न और उत्तर रखा है, उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया है, डायरेक्ट मैंने आंसर बताया है ताकि समय कम लगे और आप अच्छा से इसको पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर होगा 2 नियम हैं। 2 नियम हैं, आपको पता होगा, आप अपने से आंसर लगाते जाइए। दूसरा है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो पहला नियम यही बताता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर होगा हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? यह क्वेश्चन पूछना जाता है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है? तो आप याद रखेंगे, प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना जाता है। प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना जाता है। आप एक बात याद रखेंगे कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों का मिश्रण है जिससे मिलकर बना होता है और यही कण ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। लेकिन जब हाइगेन आए तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर नहीं बना होता है बल्कि यह तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो आपने क्या समझा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है जबकि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। ये दो, लेकिन आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है यह दोनों है, कण भी है और तरंग भी है। अगला, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप याद रखें, समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह अनंत होता है, फोकस भी अनंत होता है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। अगला, परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो आप याद रहे, विचलन कोण का मान होता है 180 माइनस 2 कोण आई यानी आपतन कोण हो गया। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है 180 माइनस 2 कोण आई आपतन कोण है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा? प्रकाश का आपतन कोण 90 हो तो परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था विचलन कोण होता है 180 माइनस 2 कोण आई। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 आई का मान 90 है तो 180 में से 180 घटाएंगे क्या आएगा? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 हो तो परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान 0 डिग्री होगा। अगला, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी आपको बताना है एफ का मान आर का कितना होता है। तो आपको पता होगा एफ बराबर बाई 2, यानी किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। आप रट जाएंगे, परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताएं।
तो सबसे पहला उपयोग है कि हम इसका उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। दूसरा उपयोग आप देख लीजिए, अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं सोलर कुकर के अतिरिक्त। आप देखिएगा जो हेडलाइट होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हेडलाइट में, ठीक है। इसके बाद हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण, तो इसमें भी अवतल दर्पण ही उपयोग होता है। हजामती दर्पण अवतल दर्पण को ही कहा जाता है, क्योंकि यह केस का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और हजामत बनाने में आराम होता है। अगला है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो वह है उत्तल दर्पण, जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन VVI है, आप याद रखेंगे, पूछता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। इसे लिख लेंगे, याद कर जाएंगे, परीक्षा में पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है और यह बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है। इस कारण से इसे देखने में सहूलियत होती है और इसी वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आप याद रखें, इसे आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसको एम से सूचित किया जाता है। एम का मान -v/u के बराबर होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आंसर होगा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी 20 cm हो जाएगी, क्योंकि F बराबर होता है R/2। इन 40 जब 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, अतः 20 सेमी होगी। अगला, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रहे, उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। चौड़ाई अर्थात मोटाई, इसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसको साइड मिरर कहा जाता है। अगला, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये परिभाषा याद कर जाइए। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। फोकस, और इसको सूचित करेंगे F से, ठीक है। अगला, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, तो समानांतर होती है। इस कारण से सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण द्वारा हमेशा दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा समानांतर होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखें उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक होगा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, और काल्पनिक सीधा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो जो पर्दा पर है वो वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। अगला, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु का आकार के समान हो। यानी किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, तो वह होगा वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अगला, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आप याद कर जाएं, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। अगला, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है,
तो अभी मैंने बताया कि लाल का सबसे अधिक और बैंगनी का सबसे कम होता है। अब आप याद रखें, बैंगनी दृश्य प्रकाश है, अगर दृश्य प्रकाश की चर्चा ना हो तो पराबैंगनी का तो और कम हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? तो आप याद रखें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आपको पता होगा श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 रंगों को दृश्य प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि यही प्रकाश दृश्यमान है, दिखाई देता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।